नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं बलबीर सिंह गुलाटी। इस वर्ष के अंत तक भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कितना सफर तय किया भारत ने अभी तक और क्या है भविष्य की राह और चुनौतियां? स्पेशल रिपोर्ट में आज बात सौर ऊर्जा की। मौजूदा विश्व में ऊर्जा को लेकर संकट गहराया हुआ है। भारत भी इसके असर से बच नहीं सकता। आगे की राह कैसी होगी ये कोई नहीं जानता। भारत जैसे देश में इतनी विशाल आबादी के लिए ऊर्जा जरूरतें पूरी करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प मौजूद हैं? हमारे देश की ऊर्जा की आवश्यकता काफी हद तक ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत से पूरी होती है। पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। हम अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं और भारत लगभग 80 से 90% ऊर्जा जरूरत आयात से पूरी करता है। इससे ऊर्जा सुरक्षा पर भारी खर्च होता है। क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कितने रुपए कच्चे तेल के आयात पर खर्च किए? तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2017-18 में 5,66,450 करोड़ रुपए, 2018-19 में 7,83,183 करोड़ रुपए, 2019-20 में 7,17,001 करोड़, 2020-21 में 4,59,779 करोड़ और वित्त वर्ष 2021-22 में 8,99,312 करोड़ रुपए का तेल आयात किया। दुनिया भर के लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इसके साथ ही पारंपरिक संसाधनों से प्राप्त होने वाली बिजली की कीमतें लगातार बढ़ने के कारण लोगों का रुझान सौर ऊर्जा की तरफ हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि सरकार लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले के गांव मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। पहले दुनिया मोढेरा को सूर्य मंदिर की वजह से जानती थी, लेकिन अब मोढेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरणा लेकर के मोढेरा सूर्यग्राम भी बन सकता है। ये दोनों एक साथ दुनिया में पहचाने जाएंगे और मोढेरा पर्यावरणवादियों के लिए दुनिया के मैप पर अपनी जगह बना लेगा। दोस्तों, इस गांव के घरों में 1000 से अधिक सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे गांव वालों के लिए 24 घंटे बिजली पैदा होती है। खास बात यह है कि उन्हें जीरो कॉस्ट पर सोलर बिजली मुहैया कराई जा रही है। घर की रोशनी हो, खेतीबाड़ी की जरूरत हो, यहां तक कि गाड़ियां, बसें भी सोलर पावर से चलने का प्रयास होगा। 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों से जुड़े ऐसे ही प्रयासों को बढ़ाना है। भारत ने वर्ष 2030 तक 450 नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से हासिल कर रही है। इसमें से सबसे पहले तो सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और खास तौर पर सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया है। इस वर्ष यानी 2022 के अंत तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हासिल करना है। लेकिन सौर ऊर्जा हासिल करने के मामले में सरकार अपने प्रयासों में काफी आगे निकल चुकी है। आज की तारीख में लगभग 70 गीगावाट सोलर एनर्जी भारत में स्टैब्लिश हो चुकी है और करीब 40 गीगावाट
वेरियस स्टेप्स प्रोग्रेस में है, जो कि बन रही है। यानी कि इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू तक हम लोग 110 गीगावाट पे पहुंचने का चांस है। इसका ये मतलब है कि जो हमने उद्देश्य रखा था उसको हम भली भांति शायद पूरा कर पाएंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं बीते कुछ वर्षों में जोड़ी गई सौर ऊर्जा क्षमता पर। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 73.48 मिलियन यूनिट, 2020-21 में 60.4 मिलियन यूनिट, 2019-20 में 50.13 मिलियन यूनिट, 2018-19 में 39.26 मिलियन यूनिट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी। भारत 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। साथ ही विश्व के अन्य देशों के साथ सहयोग भी कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा के लिए यह सहयोग बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इन्हीं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं असेंबली नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली का अध्यक्ष है। केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह असेंबली की अध्यक्षता कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं असेंबली में मुख्य रूप से रिस्क मिटिगेशन फंड पर चर्चा हो रही है। साथ ही ऐसे देशों में भी निवेश करने पर जोर दिया जा रहा है जहां अभी तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ा जो अड़चन है सोलर एनर्जी को एक्सेलरेट होने में, वो है जो रिस्क परसेप्शन है इन्वेस्टर्स का। तो वो रिस्क कम करने के लिए हम अपने असेंबली के एक प्रपोजल लेके जा रहे हैं कि एक ऐसा रिस्क मिटिगेशन फंड बनाया जाए जो कि देश देश में, खासतौर से विकासशील देशों में, एक रिस्क मैनेजमेंट फैसिलिटी बना के उन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे कि वो वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसी रिस्क फैसिलिटी में एक दूसरा फंड है जो कि लोगों में कैपेबिलिटी बनाता है कि वो प्रोजेक्ट्स बनाएं, और साथ में जो वहाँ के बैंकर्स हैं, जो वहाँ के पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इसके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान दे ताकि वो अपनी पॉलिसीज जो हो जिस तरह भी हो सके बदल सकें। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक की उपलब्धता और विकास, आर्थिक संसाधन, कीमतों में कमी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी विकास, बड़े पैमाने पर निर्माण और इनोवेशन के लिए सभी संसाधन होने बहुत जरूरी हैं। हम लोगों ने फ्रांस के साथ ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो शुरुआत की थी भारत ने, वो अभी शुरुआत से काफ़ी आगे बढ़ गया है। और इस बढ़त के कारण जो उस वक्त भी टारगेट्स किए गए थे कि इससे कि हम लोग जो सोलर सेक्टर में मैन पावर डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसेस ला सकते हैं, और उसके बाद एक सवाल आता है कि इन सब प्रोजेक्ट्स को करने के लिए फंड्स हमारे पास या हमारे पास निधि उपलब्ध हो। तो ये सब चीज़ों के ऊपर इस अलायंस में डिटेल में बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सदस्य देशों के लिए यही कार्य कर रहा है। अब तक 110 देश ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और 90 देशों ने फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर पुष्टि की है। ऐसे देश जो पूरी तरह या आंशिक तौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के मार्ग में पड़ते हैं, सौर ऊर्जा के मामले में समृद्ध हैं, उनसे बेहतर तालमेल के जरिए सौर ऊर्जा की मांग को पूरा करना है। विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जहां सूर्य वर्ष भर चमकता है, लेकिन उनके पास संसाधनों और तकनीक की कमी है। ये संगठन इन देशों को प्रौद्योगिकी और निवेश के माध्यम से सौर ऊर्जा स्थापित करने में मदद करता है। ये सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग में तेजी लाने की शुरुआत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभी को ऊर्जा उपलब्ध कराने में प्राथमिक भूमिका निभा रहा है। पिछले 7 वर्ष में ये संगठन कई कदम आगे बढ़ा चुका है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो सौर ऊर्जा के ऊपर एम्फेसिस है वो भी बढ़ गई है, और साथ में जो टोटल सोलर इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी बनी है वो भी कई गुना बढ़ गई। भारत में अगर देखें तो 2015 में लगभग 0%
के करीब सौर ऊर्जा ग्रिड में आती थी। आज ये 6% से अधिक है। तो जहां भी देखें सौर ऊर्जा का योगदान बढ़ गया है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता। दुनिया के किसी न किसी कोने में उसकी रोशनी पहुंचती ही रहती है। विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में पहुंचता है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संसाधनों की कमी की वजह से वो देश इस क्षेत्र में पीछे छूट गए हैं। इसलिए विश्व के सभी देशों को एक साथ लाने का प्रयास है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला एक ट्रांस नेशनल बिजली ग्रिड विकसित करना है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा के बुनियादी ढांचे के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा की। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार, ब्रिटेन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान वैश्विक ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का शुभारंभ किया। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की मेरी कई सालों पुरानी परिकल्पना को आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यूके के ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के पहल से एक ठोस रूप मिला है। एक्सीलेंसीज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फॉसिल फ्यूल से ऊर्जा दी थी। फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग से कई देश तो समृद्ध हुए, किंतु हमारी धरती, हमारा पर्यावरण निर्धन हो गए। फॉसिल फ्यूल्स की होड़ ने जियोपॉलिटिकल तनाव भी खड़े किए, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने हमें एक बेहतरीन विकल्प दिया है। इस अभियान में शामिल देश प्रौद्योगिकी, वित्त और कौशल के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में निवेश आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि जब सभी देश मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो इस परियोजना की लागत में कमी आएगी, क्षमता बढ़ेगी और सभी को इसका फायदा मिलेगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए ग्रीन ग्रिड के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच ऊर्जा साझा करने और ऊर्जा आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना के 3 चरण हैं। पहले चरण के तहत मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच हरित ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में एशिया में जोड़े हुए ग्रिडों को अफ्रीका से जोड़ा जाएगा और तीसरे चरण में वैश्विक स्तर पर विद्युत ग्रिडों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे अभियान के जरिए सौर ऊर्जा सभी तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सौर ऊर्जा सबसे सस्ती होने के साथ साथ आज पूरे विश्व में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रही है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट इस ओर इशारा भी कर रही है। दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने मिलकर रिपोर्ट जारी की। नवीकरणीय ऊर्जा और रोजगार वार्षिक समीक्षा 2022 नाम की इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 1,27 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले। कोविड महामारी और ऊर्जा संकट के बावजूद 7 लाख लोगों को नई नौकरियां मिली।
चीन में विश्व के 42%, यूरोपीय संघ और ब्राजील में 10-10% और भारत और अमेरिका में 7-7% रोजगार के अवसर मिले हैं। रिपोर्ट में सौर ऊर्जा को बहुत तेज गति से वृद्धि करने वाला क्षेत्र बताया गया है। वर्ष 2021 में इस क्षेत्र में 43 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था के हालात और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट से जुड़ी चिंताओं ने सभी देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए अपने देश में ही उत्पादन को महत्व देना होगा और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारें ऐसी औद्योगिक नीतियां बनाएं और लागू करें जिनसे कि उनके यहाँ टिकाऊ ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ें। भारत सहित पूरे विश्व में तेल के सीमित भंडार के कारण अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को ही भविष्य के वाहन के तौर पर देखा जा रहा है। इसके चलते इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लेकर लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन बात अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से भी आगे निकल चुकी है। सौर ऊर्जा अब फॉसिल फ्यूल और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का विकल्प बनने की राह पर है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के विकास से भविष्य की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियां सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहन बना रही हैं ताकि डीजल, पेट्रोल पर निर्भरता कम की जा सके और इनसे होने वाले प्रदूषण से पृथ्वी को बचाया जा सके। जब बात आती है यातायात के साधनों और ऑटोमोबाइल क्षेत्र की, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र का भविष्य उज्जवल है। लेकिन अब बात सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों की। नीदरलैंड्स की कंपनी अब सौर ऊर्जा से चलने वाली कार लॉन्च कर चुकी है। कार का नाम है लाइटईयर ज़ीरो। कंपनी ने इसी महीने लाइटईयर ज़ीरो को दुनिया के सामने पेश किया और अब विश्व की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली कार संयुक्त अरब अमीरात में आ चुकी है और इसकी बिक्री अगले वर्ष से शुरू होगी। कंपनी का कहना है कि कार सूर्य की रोशनी से भरपूर देशों में एक बार में चार्ज करने पर 7 महीने तक चल सकती है। यूरोप में परीक्षण के दौरान सिर्फ एक बार चार्ज करने पर कार 600 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलाई गई। कंपनी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी जैसे जैसे और विकसित होती जाएगी, कार की कीमत में कमी आएगी। कंपनी कुल 946 कारों का निर्माण करेगी। कंपनी का लक्ष्य ये साबित करना है कि केवल सौर ऊर्जा का उपयोग करके ड्राइव करना अब संभव है। आज मनुष्य ने आगे निकलने की होड़ में प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है और अपने पर्यावरण का बड़ा नुकसान भी किया है। अगर हमें फिर से प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का संबंध स्थापित करना है, तो इसका रास्ता हमारे सूर्य के प्रकाश से ही निकलेगा। मानवता और प्रकृति को बचाने के लिए हमें फिर से सूर्य के साथ चलना ही होगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के सामने काफी चुनौतियां हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे कदम हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर सभी देश मिलकर आगे बढ़ें तो अगली पीढ़ी को हम एक बेहतर भविष्य देकर जाएंगे, जहां सूर्य यूं ही चमकता रहेगा और उससे मिलने वाली असीमित सौर ऊर्जा का लाभ सभी को यूं ही मिलता रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।